स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। आज कई शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है और वहीं कोरोना को देखते हुए हरिद्वार जिले का जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर भी है और रोजाना 10,000 लोगों के टीकाकरण का टारगेट रखा गया था। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ से स्थानीय लोग भी कोरोना को लेकर डरे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन महाकुंभ में इसका पालन होता कम दिखाई दे रहा है। तो बढ़ती भीड़ से सहमे हुए हैं लोग, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बात की जाए तो देहरादून और हरिद्वार ऐसी दो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट निकलकर सामने आए हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लगातार यहां पर कोरोना का टीकाकरण करवाया जाए। 10,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं हरिद्वार में आज ज्वालापुर के विधायक और रविदासाचार्य सुरेश राठौर की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है और ये शोभा यात्रा जटवाड़ा पुल से हर की पैड़ी तक निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन यहां पर भी कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल पालन होता दिखाई नहीं दिया। शोभा यात्रा में शामिल लोग ना तो मास्क लगाए हुए नजर आए और ना ही किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। प्रशासन लगातार कह रहा है कि सतर्कता बरतिए, लेकिन इसके बावजूद इस शोभा यात्रा में जरा भी सतर्कता बरतती दिखाई किसी ने भी नहीं दिखाई। ना तो मास्क पहना, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, जिससे प्रशासन की सतर्कता पर अब सवाल उठ रहे हैं। जोगन बनूंगी मैं तो अपने और सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम ने 100% वैक्सीनेशन वाले राज्य बने उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों की चिंता करते हुए ग्राम स्तर तक वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी अशोक कुमार समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की, जिसमें डीजीपी मौजूद थे, साथ ही तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे कि किस तरह से कोविड को लेकर प्रदेश में प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी। प्रदेश में कोरोना के 364 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। आज राज्य के हर जिले में कोविड पेशेंट मिला है। वहीं 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत तक हो गई है। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि छोटा राज्य है और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि हम आपको बता दें कि 364 नए मरीज पाए गए हैं। और बातचीत करने के लिए इसी पर शैलेंद्र नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, लेकिन आज जो शोभा यात्रा निकली उसने तो तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। देखिए, बिल्कुल जहाँ पे भी बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर आ रही है, चाहे पे वो कहीं पे सत्संग हो रहा हो या फिर कोई शोभा यात्रा निकल रही हो या फिर कोई पेशवाई निकल रही हो, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ अगर हम साधु संतों से बात करते हैं, जो बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन लोगों से बात करते हैं, तो उनका यही कहना है कि जो आस्था, जो धर्म है, जो आस्था है, वो कोरोना पर भारी पड़ रही है और यही वजह है कि लोगों को रोकना संभव नहीं। हालांकि सरकार लगातार बॉर्डर पे कोशिश कर रही है कि जो भी लोग आए वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आए, लेकिन हरिद्वार के भीतर रहने वाले लोग भी ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका अभी तक कोई किसी तरह का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर पेशवाई हो या फिर शोभा यात्रा हो, उनमें ये लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जगह जगह भंडारों का आयोजन हो रहा है और लोग और शैलेंद्र, तब चिंता और बढ़ जाती है। जो आंकड़े उत्तराखंड में आए हैं वो सबसे ज्यादा देहरादून और हरिद्वार से आ रहे हैं। ऐसे में चिंता और बढ़ जाती है कि अगर इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है या फिर जहां पर धार्मिक अनुष्ठान बड़ा होता है वहां पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे और एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो जाए तो फिर हम समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। देखिए, बिल्कुल साधु संत जो बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो तो अपने चेहरे पर बिल्कुल मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो उनके भक्त लोग हैं
और वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भीड़ के दौरान ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो महाकुंभ का एक स्वरूप होता है वो अभी भी लेना बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कोरोना के भय के कारण यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। और बॉर्डर्स पर चेकिंग का एक जो मैसेज गया है, जो गाइडलाइन आई है, जो SOP आई है, उससे भी लोग सतर्क हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की पेशवाइयां निकल रही हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, तो सारे जितनी कोई भी गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन हमें दिख नहीं रही है। और यही वजह है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें टूटती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आंकड़े और ज्यादा। बिल्कुल शैलेंद्र, साधु संत कहते हैं कि जब रैलियां होती हैं तो किसी तरह की कोई कोरोना नहीं निकलती, लेकिन अगर हमारे धार्मिक अनुष्ठान होता है तो कोरोना के मामले निकलकर सामने आते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि चाहे कहीं भी अगर लोगों का जमावड़ा लगता है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना इस वक्त बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सरकार का कहना है कि गांव 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन उत्तरकाशी में दूर दराज के इलाकों में बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के चलते मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको इस पर एक खास रिपोर्ट। उबड़ खबड़ रास्तों, नदी नालों को पार कर एक दूसरे के सहारे जोखिम उठाकर चलते बुजुर्गों की ये तस्वीरें उत्तरकाशी के सरबडियार इलाके की है। और ये कवायद हो रही है कोविड की वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए। सरबडियान क्षेत्र में 8 गांव आते हैं और ये बुजुर्ग 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर नौगांव ब्लॉक के सरनौल में वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। लेकिन सरकारी फाइलों में इन ग्रामीणों के गांव में ही वैक्सीनेशन होना दिखाया गया है। हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल भी नहीं था, बड़े मुश्किल के हम पुल पार किया। और हमारे साथ के कई आदमी है पीछे, नहीं चल पाते हैं, कैसे आएंगे हम, हमारे लिए रोड नहीं है, कुछ नहीं है। वो कैंप 8-9 किलोमीटर सड़क मार्ग पे लगा रखा, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि आने जाने के जो संपर्क मार्ग हैं, रास्ते, वो भी बदहाल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन का हवाला दे रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक टीकाकरण केंद्र के पास ही एम्बुलेंस होने चाहिए, जिससे रिएक्शन की दशा में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन सरबडियार में सड़क ही नहीं तो वैक्सीनेशन कराना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, सरबडियार का मामला संज्ञान में है, कई बुजुर्ग वहाँ पे हैं, लेकिन भारत सरकार की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जहाँ पे FI जो रिक्शा होना है या हमारी एम्बुलेंस खड़ी हो, वो डिस्टेंस आधा किलोमीटर ऊपर ना हो। तो भारत सरकार गाइडलाइन के तहत हमें जो इसके नियरेस्ट सेंटर उसको रखना पड़ेगा। अभी बातचीत चल रही है, हो सकता भविष्य में हो जाए, लेकिन आज जो है गाइडलाइन के अनुरूप वहाँ बहुत मुश्किल है वहाँ लगाना। पहाड़ के सैकड़ों गांव सड़क मार्ग से मीलों दूर हैं। सीएम का कहना है कि गांव-गांव 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? ना बुजुर्ग मीलों पैदल चल सकते हैं और ना स्वास्थ्य विभाग पैदल गांव पहुंच पाएगा। फिर वैक्सीनेशन होगा कैसे? सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला अधिकारी ने कोट और सफदरखार में अस्पतालों में सैंपलिंग चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कोरोना को लेकर चर्चा भी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसका भी जायजा लिया है। साथ में जो डॉक्टर तैनात हैं उनसे भी आज वार्ता किया और उनसे समीक्षा किया गया क्या क्या आवश्यकताएं इस अस्पताल के संबंध में, उनको भविष्य में क्या निर्माण कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लिया गया। और नैनीताल में कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन अब सब्जियों पर भी इसकी मार दिखाई दे रही है और मुसीबत बन गई है। कोरोना को लेकर सरकार की नई SOP ने नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। नई गाइडलाइन के तहत जहां पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, तो वहीं होटल्स की बुकिंग कैंसिल होने से टूरिज्म व्यापार पर भी असर पड़ा है। किसानों की फसलों और सब्जियों की बिक्री कम होने से किसान भी परेशान हैं। पर्यटक नहीं आएंगे तो हमें फसल का नुकसान तो होगा ही। जो हमारा माल बिकता है वो बिक नहीं पा रहा। ये हमारी रोजी रोटी ही सब्जी है, हमारा पूरा जो रोजगार है करीब करीब ठप हो जाएगा। काफी नुकसान होगा। अब नुकसान का तो कोई आंकड़ा ही नहीं हुआ। सारी रोजी रोटी हमारी सब्जी के ऊपर निर्भर रहती है। नैनीताल के जमीरा, खुरपाताल और रामगढ़ समेत कई गांव के किसान सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं।
लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में सब्जियों की खपत कम होने से किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर कोरोना की बीमारी ऐसी चली महामारी, और ये सब्जी अगर हमारा उठेगा नहीं, पर्यटक नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा इसमें। और सब्जी बिकती नहीं है, कोई आदमी नहीं है, खाने वाला है ही नहीं, यहाँ से ले जाने वाला कोई नहीं है, ऊपर ले जाए तो रुझान। जैसे तैसे अपने व्यापार को पटरी पर ला रहे किसानों के सामने अब एसओपी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। सब्जी उत्पादन इस गांव की अर्थव्यवस्था है और पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से सब्जी का उत्पादन ही करता है, लेकिन एसओपी नहीं जारी होने से अब इन गांव वालों को डर है कि उनकी सब्जियां नहीं बिकेंगी और सब्जियां खराब होंगी। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसानों का भला हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, जमीरा गांव, नैनीताल। और ऋषिकेश गंगा में युवक डूब गया है। जहां लखनऊ से घूमने आए 3 युवक थे, 3 युवक में से एक युवक गंगा में डूब गया है। पुलिस ने फिलहाल तो सर्च अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ के युवक उज्जवल तिवारी की तलाश लगातार जल पुलिस कर रही है और साथ ही साथ इसके एसडीआरएफ की टीम भी इसकी तलाश में लगी हुई है। तो ऋषिकेश से खबर है जहां पर 3 लड़के गंगा में आए थे नहाने के लिए, लेकिन उसमें से एक युवक डूब गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। उस लड़की को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो 3 युवक आए थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ से ये तीनों युवक आए थे और इसी में से एक युवक उज्जवल तिवारी की तलाश इस वक्त भी चल रही है। आशीष इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या खबर है इस पूरे मामले को लेकर? क्या लड़के की तलाश अब भी की जा रही है? हाँ नीलू, आपको बताना चाहूंगा सुबह 9 बजे करीब लखनऊ से 3 युवक घूमने आए थे जो ऋषिकेश के मुन्नी की रेती में गौ घाट पहुंचे हैं और यहाँ नहाते समय एक युवक का पैर फिसला और वो गंगा में डूब गया। दोस्तों की सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। साथ में एसडीआरएफ भी जो है वो जल पुलिस के साथ सर्च अभियान में लगी है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं लग पाया है। उज्जवल तिवारी बताया जा रहा है युवक, जो अभी गायब चल रहा है। चलिए ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नहाने आए थे, घूमने आए थे यहाँ पर, लेकिन तभी एक लड़के का पैर फिसल गया। हालांकि अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर आग धधकने लगती है। कम बारिश और नमी कम होने की वजह से पेड़ पौधे जल्दी आग पकड़ ले रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा का नुकसान हो रहा है। आग धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ आगे बढ़ रही है, जिससे अब ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई है। कुछ जगहों पर ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश करते भी नजर आए, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। वहीं वन विभाग की तरफ से अब तक आग बुझाने की जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए थी, उस तरह की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। जानकारों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग विकराल रूप ले सकती है। आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, नैनीताल के धधकते पहाड़ों की 2 तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया है और एक बहुत बड़े भूभाग में यह आग लगातार फैलती चली जा रही है। और लगातार जो ग्रामीण है, जो जंगल के आसपास बसे हुए हैं, सबसे ज्यादा डर इस आग को लेकर उन्हीं में है। और आपको नैनीताल में जंगलों की आग की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर खुरपा ताल के पास जंगल में लगी आग आप देख सकते हैं और किस तरह से आग जो है वो गांव की तरफ पहुंचने लगी। तब ग्रामीणों ने इसे बुझाने की कोशिश की है। आप बुझाते हुए ग्रामीणों को देख सकते हैं, उनको डर है कि कहीं इस आग की चपेट में उनके घर ना आ जाए, लेकिन देर रात तक एक बार फिर से विकराल रूप आग ने ले लिया है, जिसकी दूसरी तस्वीर आप वन विभाग की टीम लेकिन फिर भी वहां से नदारत रही। जिस तरह की कोशिश वन विभाग की तरफ से, उस तरह की पहल वन विभाग की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। और इधर अल्मोड़ा की बात की जाए तो आग का कहर लगातार यहां पर भी जारी है। पहाड़ों पर लगी आग ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। हालांकि लोग जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। आसपास है अभी यहाँ पर बहुत ही गांव के सारे युवा अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये बहुत हैवी में अपने आप को बचाना आराम से। ये देखिए आप, बहुत भयंकर आग लगी हुई है अभी यहाँ पर। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे महेश। और श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित चौरास क्षेत्र के जंगलों में भी अचानक आग भड़क गई। ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई आग। तेज हवा के साथ लगातार आग काफी तेजी से बढ़ने लगी। आग में ग्रामीणों के 5 घास के परालों के साथ लकड़ियों के गट्ठर भी जल गए। गनीमत ये रही कि तत्काल सूचना पर वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था।
और जंगलों में लगी आग अब घरों तक जा पहुंचने लगी है। पिथौरागढ़ के पनखोली गांव में जंगल में लगी आग ने घास के कई चट्टों को जलाकर राख कर दिया है। घरों तक पहुंच रही है ये आग और इसको बुझाने के लिए 2 युवक जब आगे बढ़े हैं तो झुलस भी गए हैं। पहाड़ों में जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अब दहशत हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आग उनके घरों को अपनी चपेट में ले ले। पनखोली में चारे के लिए जमा की गई घास भी जल गई इस आग में, जिससे भारी नुकसान ग्रामीणों का हुआ है। ये 3 तो बात महाकुंभ की अब कर लेते हैं। हरिद्वार में आस्था के महासंगम कुंभ मेले में दूर दराज से साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। इनमें से एक है स्विट्जरलैंड के रहने वाले बेन, जो आप बेन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बेन का 5 साल पहले अपने देश से मोहभंग हो गया और अध्यात्म की तलाश में वो भारत चले आए। बेन अब एकदम शुद्ध हिंदी की बोलते हैं। बेन फिलहाल कुंभ मेले में आए हुए हैं। इनका कहना है कि एक बार वो अपने देश जाएंगे और वहां पर हिंदू धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कुंभ मेला लगा हुआ है। साधु संतों का रेला लगा हुआ है। साधु संतों के इस रेले में अनूठे अनोखे अलबेले साधु संत नजर आ रहे हैं। कई तरह के बाबा नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक खास बाबा हैं बेन बाबा। जानते हैं बेन बाबा को कैसे ये नाम पड़ा और कौन है आखिर बेन बाबा। नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। बेन बाबा अपने बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी आपकी चर्चा है, कई यूट्यूब पर आपकी जो है वीडियो भी हम देख रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं, कैसे नाम पड़ा बेन बाबा। मैं स्विट्ज़रलैंड में जन्म हुआ था, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ अंदर इंडिया से है, बहुत पहले से। दोस्ती ज़िंदगी पता नहीं। और बेन बाबा, बेन ये मेरा नाम है अंग्रेज़ी में। क्या करते हैं आप स्विट्ज़रलैंड में, क्या करते थे। मैं पहले से वेब डिज़ाइनर था, वेबसाइट बनाना कंप्यूटर पे। संन्यास लेना के पहले संन्यास की इंटरेस्ट पहले से लगभग 10 साल 11 साल पहले से शुरू किया, जो मैंने कुछ ध्यान किया, 5 मिनट 10-30 मिनट ध्यान करना, और मैंने देखा था, महसूस है कि मैं अब बाद में इतना शांत हूँ और सब कुछ इतना दिलचस्प है, और मुझे ध्यान के बारे में और बहुत सीखना चाहता हूँ। हिंदी आप इतनी अच्छी बोल लेते हैं, तो हिंदी कहाँ से सीखी आप। मैंने शुरू किया, I started learning Hindi 4 years ago, एक किताब में, in a book, और खुद अकेला 3 साल अकेला, और बाद में इंडिया में 1 साल अभी हिंदी भी सीख रहा हूँ। एक दिन वापस स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, one day when I've learned enough here, जब इधर कुछ अच्छा सीखा था, go back to Switzerland and share what I learned. स्विट्ज़रलैंड में वापस देना हमारे योगा सेंटर में। इस तरह मैं कुछ मदद भी कर सकता हूँ घर पे। I can help folks back home. तो बेन बाबा हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो स्विट्ज़रलैंड से आए और आध्यात्म की धर्म की लगन उन्हें कुछ इस तरह से लगी कि वो धर्मनगरी हरिद्वार में आकर यहाँ पर रहने लगे, और एक समय के बाद वो ज़रूर स्विट्ज़रलैंड वापस जाएंगे, और जो भी यहाँ पर धर्म के बारे में जानेंगे, आध्यात्म के बारे में जानेंगे, वो स्विट्ज़रलैंड जाकर अपने लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हरिद्वार महाकुंभ नगरी में पहुंच चुके हैं। शंकराचार्य अगले 20 दिन तक हरिद्वार में ही रहेंगे। हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए राम मंदिर पर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास गलत मुहूर्त में हुआ था। कि जब ये उसको शिलान्यास करने जा रहे थे, हमने स्वयं कहा था कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जो विष्णु भगवान के मंदिर हैं वो उत्तरायण में उनका शिलान्यास होता है, ये दक्षिणायन में था, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और हरिद्वार महाकुंभ के लिए जारी कोविड गाइडलाइंस से संत नाराज दिखाई दे रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कोरोना के लिए जारी एसओपी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब बिना रोक टोक के कोरोना रिपोर्ट की चुनावी सभाएं हो सकती हैं, तो फिर 12 सालों में आने वाला कुंभ क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार कोविड रिपोर्ट लाने संबंधी जबरदस्ती के नियम क्यों थोप रही है। हमारी जो मूल समस्या है वो ये है कि 12 वर्षों से लोगों ने प्रतीक्षा रखी हुई है कि कुंभ आएगा तो हम नहा करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। अगले 12 साल बाद ये कुंभ आने वाला है, पता नहीं हम रहें ना रहें, लोगों के मन में ये बात रहती है। तो इस पुण्य लाभ से उनको क्यों वंचित किया जा रहा है। कोरोना के नाम पर, कोरोना के नाम पर चुनाव हो सकता है, कुंभ क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न है। मूल